हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स को देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या है। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। तो उसके रिजल्ट पे कई सारे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध के बीच में यूरोप को तेल सप्लाई करने वाला एकमात्र इंडियन रिफाइनरी कौन है, उसका नाम बताएं। केंद्र ने गवर्नमेंट लैंड के मोनेटाइजेशन के लिए किस कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी है। वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला अवार्ड के लिए पड़ोसी देश की किन महिला और ट्रांसजेंडर को चुना गया है। सुअर का हार्ट जो है उसका ट्रांसप्लांट पाने वाले फर्स्ट व्यक्ति का नाम बताएं जिनका निधन हो गया अभी हाल ही में। इसके अलावा भी कई और टॉपिक है, कई और क्वेश्चन है, उस पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले रेलवे का एक अपडेट है, उस पर बात कर लें। और मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो रेलवे एनटीपीसी उसके लिए अनाउंसमेंट ये है कि तय सीट के 20 गुना यूनिक उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जो छात्र पहले से सफल घोषित हैं उनको अब भी सफल माना जाएगा। इसके अलावा एडिशनल रिजल्ट जल्द ही जारी होगा। एग्जामिनेशन की बात करें तो मई 2022 में होगा एनटीपीसी का एग्जामिनेशन, तो तैयारी आप बरकरार रखिए। रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो अब केवल एक ही स्टेज में एग्जामिनेशन होगा, सेकेंड स्टेज को खत्म कर दिया गया है। और एग्जामिनेशन कब है रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 का, तो जुलाई 2022, तो कुछ महीने हैं, तैयारी जारी रखनी चाहिए आपको। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में किस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। आंसर सबको पता होगा, आंसर है बीजेपी। ओके, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुमत मिला है। अब देख लेते हैं आंकड़े क्या क्या हैं। तो ये रहा उत्तर प्रदेश भारत के मैप में, और उत्तर प्रदेश में टोटल सीट है 403 और बहुमत के लिए चाहिए कितनी सीटें, तो 202। इतनी सीटें चाहिए बहुमत प्राप्त करने के लिए, किसी को सरकार बनाने के लिए, किसी पार्टी को। अब देखते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। तो आप देखिए बीजेपी को 255 सीटें मिली हैं, 202 सीट चाहिए बहुमत के लिए और उससे काफ़ी ज़्यादा है। समाजवादी पार्टी को 111, अपना दल को 12, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीट मिली। इतनी सीटें निर्बल इंडियन शोषित आम दल को मिला है 6 सीट। रालोद यानी राष्ट्रीय लोक दल को 8 सीटें मिली हैं। बसपा को 1 सीट मिली है, मात्र सिमट गई है। कांग्रेस 2 सीटें हैं उसके पास, और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक इसको 2 सीटें मिली हैं। क्लियर बात। तो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में 3.5 दशक के बाद किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। ओके, और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा ऐलान बीजेपी पहले ही कर चुकी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। इसका भी आंसर भाजपा है, बीजेपी। ओके, मैप में आप देख रहे हैं यहाँ पर रहा उत्तराखंड, और इसके आंकड़े देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में टोटल कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो 70 सीटें हैं विधानसभा की, और बहुमत के लिए चाहिए 36 सीट। ओके, और क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो बीजेपी को 47 सीट मिली है, कांग्रेस को 19, बसपा को 2 और निर्दलीय 2 सीटें प्राप्त की हैं। ओके, तो ये रहे आंकड़े टोटल। तो बीजेपी इस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बहुमत मिला है। इससे पहले भी बीजेपी की ही सरकार थी, और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। हालांकि पुष्कर सिंह धामी अपना विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। तो अब कौन मुख्यमंत्री बनता है, जल्दी 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। ओके, मैं अपडेट तो दे ही दूंगा। और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के लीडर हरीश रावत भी चुनाव हार गए हैं। ओके, उत्तराखंड की बात हो रही है, वहाँ के गवर्नर इस वक्त कौन है, गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन, पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिला है। आंसर है आम आदमी पार्टी। ओके, आप पंजाब मैप में यहाँ पर रहा पंजाब, ये वाला हिस्सा, और यहाँ पर क्या आंकड़े हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल विधानसभा की सीटें हैं 117, और बहुमत के लिए सीटें चाहिए 59 सीटें।
और क्या स्थिति है किन किन पार्टियों को, तो ये रहा आंकड़ा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें प्राप्त की हैं आम आदमी पार्टी ने 92। ओके, इसके बाद स्थान आता है कांग्रेस का। कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर पहले, तो अब बहुत बुरी स्थिति है कांग्रेस की, 18 सीटें उसे प्राप्त हुई हैं। भाजपा, पंजाब लोक कांग्रेस और शायद संयुक्त 2 सीटें प्राप्त की हैं। अकाली दल और बसपा उसे 4 सीटें प्राप्त हुई हैं, अन्य 1 सीट प्राप्त हुआ है। ओके, तो ये आंकड़े हैं। अब सवाल उठता है कि किसकी सरकार बनेगी, तो अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जबरदस्त सीट हासिल की है इन्होंने, और बहुमत के लिए तो 59 सीटें ही चाहिए, लेकिन इनके पास है 92 सीट। ओके, और पार्टी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि जो कॉमेडियन रह चुके हैं भगवंत मान, तो वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। चुनाव तक पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस से, वो चरणजीत सिंह चन्नी थे, और वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे और दोनों जगहों से वो हार गए। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल, ये सब चुनाव हार गए हैं। वहाँ पर एक अलग ही हवा बनी है पंजाब में। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ओके, तो अब ये भगवंत मान ये चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। उम्र है इनकी 48 ईयर, ग्रेजुएट हैं। ओके, और इन्होंने जो जीत हासिल की है 45,000 वोटों से, धुरी विधानसभा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गोवा की बात करते हैं। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें हासिल हुई है? आंसर होगा बीजेपी, भाजपा। ओके, गोवा कहाँ है मैप में? आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर ये रहा गोवा, और गोवा जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक से सटा हुआ है, उसकी सीमा सटी हुई है, और इधर समुद्र है। ओके, अब देख लेते हैं आंकड़ों में क्या स्थिति है। तो यहाँ पर टोटल सीटें हैं विधानसभा की गोवा में 40, और बहुमत के लिए सीटें चाहिए 21। तो जिसके पास 21 होगा वो सरकार बना लेगा। अब देख लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। तो ये रहे आंकड़े। बीजेपी को 20 सीटें हैं, कांग्रेस को 11 सीट है। बीजेपी की पहले से सरकार थी। कांग्रेस की 11, निर्दलीय 3 है। आम आदमी पार्टी के 2 सीटें प्राप्त हुई हैं। महाराष्ट्रवादी गोमांतक उसे 2 सीट हैं। रिवोल्यूशनरी गोवांस पार्टी ये 1 सीट है, और गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 1 सीट मिली है। मतलब बीजेपी को अपनी सरकार बनाने के लिए कुछ निर्दलियों का या कोई अन्य पार्टी का सहयोग चाहिए, तभी वो 21 का जो आंकड़ा है वो पूरा कर पाएंगे। ओके, तो पूरी उम्मीद है कि प्रमोद सावंत फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, और गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। यहाँ है गोवा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये मणिपुर विधानसभा चुनाव से रिलेटेड है। आपको बता दूं कि ये जो भी मैं बता रहा हूँ इन सब का डिटेल PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डेली का जो PDF होता है वो फ्री होता है। वैसे आप 2022 का टोटल अब तक का भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मेंबर्स के लिए वो PDF अवेलेबल है, पहले जनवरी का, फिर फरवरी और मार्च फर्स्ट वीक का भी PDF अवेलेबल है। तो जो लोग भी मेंबर हैं वो sarkarijobnews.com पर जाएं और डाउनलोड कर सकते हैं टोटल PDF। मेंबरशिप के बारे में एक बार बता दूं शॉर्ट में कि सरकारी जॉब में उसका मेंबरशिप है, 1 साल का मेंबरशिप है, बहुत मामूली सी रकम है। और अभी मार्च में आप मेंबरशिप ले रहे हैं तो अगले साल उसी तारीख के मार्च तक आपका ये मेंबरशिप रहेगा, और इसके थ्रू आप करंट अफेयर्स PDF डाउनलोड कर सकते हैं जब चाहें आप तब, ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। ये करंट अफेयर्स का PDF वीकली, मंथली, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली और पिछले कुछ सालों के भी PDF हैं, 2021 के भी, 2020 के भी। वीकली मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, एवरी संडे को आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं। एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी होता है, ये UPSC हो, SSC हो, रेलवे का जो ग्रुप D और NTPC का है उसका भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो जो लोग भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं ज़रूर चेक कर लेना, टेस्ट सीरीज आपके बहुत काम आएगा। इसके अलावा 40% डिस्काउंट है बुक प्रिंट पर, और फ्री शिपिंग भी है बुक्स की। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, हजारों लोगों ने लिया है, बहुत लाभ हो रहा है उनको। अगला क्वेश्चन, मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 में किस पार्टी को बहुमत मिला है?
आंसर होगा बीजेपी, भाजपा। ओके, मणिपुर मैप में यहां पर ये रहा। ओके, ये रहा मणिपुर और इधर है म्यांमार। तो इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। तो यहाँ पर क्या आंकड़े निकल गए हैं इस चुनाव में, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कितनी सीटें हैं मणिपुर में। तो टोटल विधानसभा की सीट है 60 और बहुमत के लिए चाहिए सीटें 31। और अब किन पार्टी को क्या सीटें मिली हैं, तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा 32 मिली है सीटें और बहुमत है इसके पास। नेशनल पीपल्स पार्टी को 7 सीटें मिली है, जनता दल यू को 6 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, निर्दलीय को 3, कुकी पीपल्स अलायंस को 2 और नगा पीपल्स फ्रंट को 5 सीटें मिली है मणिपुर में। ओके, और मणिपुर की बात हो रही है तो वहाँ पर बीजेपी बहुमत में है और इसी पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ पर पहले से बीजेपी के गठबंधन की सरकार है और मुख्यमंत्री कौन है, तो एन बीरेन सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और संभव है कि वो फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। मणिपुर की बात हो रही है, राजधानी क्या है, इम्फाल, और गवर्नर कौन है, ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। तो मैप के थ्रू मैं बताता हूँ ताकि आपको मैप भी समझ में पूरी तरीके से आ जाए। तो ये तो 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम थे। अब देख लेते हैं पॉलिटिकल मैप इंडिया का। तो ये जो कलर दिख रहा है ये वाला, ये सब बीजेपी के द्वारा या फिर उसके अलायंस के द्वारा यानी उसके गठबंधन के द्वारा शासित राज्य हैं। तो अभी क्या क्या स्थिति हो गई है, तो यहाँ पर एक तो ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा है लेकिन वहाँ चुनाव नहीं हुए हैं और लद्दाख में तो विधानसभा है ही नहीं। ओके, तो कहाँ कहाँ पर बीजेपी की अभी सरकार है और आने वाले वक्त में सरकार होगी भी। तो ये रहा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा में सरकार है, उत्तर प्रदेश, बिहार में बीजेपी के अलायंस की सरकार है, ये सिक्किम है यहाँ पर, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और ये मिजोरम है। ओके, इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक और ये रहा यहाँ पर गोवा। तो इतनी जगह बीजेपी अलायंस की सरकार है और डार्क ब्लू में जो दिख रहा है वो कांग्रेस अलायंस की सरकार है। कहाँ कहाँ पर, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड और ये है तमिलनाडु। ओके, और इसके अलावा ये बाकी पार्टियों की सरकार है इधर जो आप देख रहे हो वो सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए। यूक्रेन रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, यानी रूस ने हमला किया हुआ है यूक्रेन पर। तो इस दौरान कौन सी भारतीय रिफाइनरी यूरोपीय देशों को तेल सप्लाई कर रही है, कदम उठा चुकी है तेल सप्लाई करने का, एकमात्र इंडियन? आंसर होगा रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी। न्यूज़ आप देख रहे हैं ब्लूमबर्ग की। सबसे पहले ये खबर ब्लूमबर्ग में आई। ब्लूमबर्ग जो है दुनिया का इकोनॉमिक न्यूज़पेपर, बहुत बड़ा ये न्यूज़पेपर है, एजेंसी है कह लीजिए। तो उसने ये सबसे पहले ये न्यूज़ दिया, उसके बाद इंडिया के तमाम दूसरे इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह वगैरह सब में ये है। तो ब्लूमबर्ग के अनुसार रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो इस दौरान क्या हुआ है कि यूरोप को खासतौर पर ऑयल संकट का सामना करना पड़ रहा है और वो देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में दिक्कत हो सकती है उसको। ठीक है, ये बात है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की जो गुजरात में जामनगर फैसिलिटी सेंटर है, यानी रिफाइनरी है, बहुत बड़ी रिफाइनरी, तो वहाँ से डीजल की डिमांड की सप्लाई की जा रही है। कहाँ पर, मैप के थ्रू बताता हूँ। ये रहा प्यारा भारत इस वर्ल्ड में और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। यहाँ पर है ये रशिया, ये इधर पूरा पार्ट है, ये सब रशिया। ओके, तो इंडिया का जो ये रिफाइनरी है गुजरात में है, रिफाइनरी जामनगर में, और यहाँ से ये डीजल की सप्लाई कहाँ हो रही है, तो यूरोपीय देशों में। ये इस तरह से गल्फ ऑफ अडन, रेड सी होते हुए, यहाँ से होते हुए, और ये सप्लाई किया जा रहा है अलग अलग देशों में। फ्रांस हो गया, ग्रीस हो गया, उधर अलग अलग कंट्रीज़ को। ओके, डीजल का संकट का सामना
यूरोप कर रहा है इस युद्ध की वजह से, क्योंकि यूरोप ने क्या किया, रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए और रूस से काफ़ी यानी 40% के आसपास जो ऑयल की सप्लाई है वो होती थी। और जब बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए, अभी भी तेल की सप्लाई हो रही है यूरोपीय देशों में तमाम इतने हालात के बावजूद, लेकिन वो सप्लाई बहुत कम हो गई है। तो ऐसे में अब ये अपॉर्चुनिटी मिली रिलायंस इंडस्ट्री को दिखी और उसने अपने जो फैसिलिटी सेंटर है वहाँ से फ्यूल शिपमेंट यूरोप को भेजा है। ओके, गुजरात में ये जो कॉम्प्लेक्स है रिलायंस की रिफाइनरी है, उसमें 1.36 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जा सकता है। और यहाँ पर क्रूड ऑयल के रिफाइन करने के लिए ये अरब कंट्रीज़ से यहाँ से ये पहुँचता है क्रूड ऑयल, और इसके बाद यहाँ से इस देश में अलग अलग जगहों पे जहाँ ज़रूरत होती थी, अगर किसी कंपनी को डिमांड है या रिलायंस अपने ही जो पेट्रोल पंप खोले हुए हैं तो वहाँ सप्लाई करता था अलग अलग। अब और चूँकि कोविड-19 आया तो चूँकि बहुत बड़ा ये फैसिलिटी सेंटर है तो वह पूरा उत्पादन कर नहीं पा रहा था, लेकिन अब जो स्थिति हुई है, अब यहाँ से ये यूरोपीय देशों को डीजल की सप्लाई हो रही है। ये इंपॉर्टेंट मामला है। मतलब युद्ध कहीं और चल रहा है, उसका नुकसान कहीं और हो रहा है और फायदा किसी और को हो रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों की भूमि के मोनेटाइजेशन के लिए किस कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी है? क्या है आंसर इसका? आंसर होगा NLMC। फुल फॉर्म क्या है इसका? तो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। ये कॉरपोरेशन नाम है और एक्चुअल में ये गवर्नमेंट की कंपनी है जिसको मंजूरी दी गई है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। केंद्रीय कैबिनेट और ये जो मीटिंग हुई है 9 मार्च को हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। ओके, तो क्या होगा, ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स में। वैसे सरकार ने काफ़ी पहले अनाउंसमेंट किया हुआ था, लेकिन ये कॉरपोरेशन का गठन करने की मंजूरी अब दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या करेगा ये कॉरपोरेशन या कहें ये कंपनी क्या करेगी? तो जितने PSU हैं उनकी जो ज़मीनें हैं, ओके, सरकारी एजेंसियों की जो ज़मीनें हैं, उन सब का मोनेटाइजेशन किया जाएगा। मोनेटाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि रेलवे है, रेलवे की बहुत सारी ज़मीनें हैं जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसको लीज पर दिए जाने या फिर किराए पर दिए जाने का काम ये कॉरपोरेशन करेगा। पूरी डील यही करेगा। यानी ये कॉरपोरेशन रेलवे जैसी या जो भी PSU है, मान लो LIC ही देख लीजिए, LIC की बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, तो LIC से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रेलवे से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, समझौता करेगा और उन ज़मीनों को रेंट पर देकर या फिर लीज पर देकर रुपए निकालने का काम ये कॉरपोरेशन करेगा। ठीक है, तो ये जो कंपनी है या कहें कॉरपोरेशन, इसकी जो अधिकृत शेयर पूंजी तय की गई है 5,000 करोड़ रुपए। भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली ये कंपनी होगी। लैंड मोनेटाइजेशन के लिए ये एडवाइजरी के तौर पर काम करेगी। ठीक है, ज़मीनों की पहचान करना, उसकी डील करना, कितनी रकम मिल सकती है लीज से, तो ये सब काम टोटल इसका होगा। ओके, सरकार को क्या फ़ायदे हैं? सरकार को पैसे मिलेंगे, मोनेटाइजेशन होगा। अगर कोई PSU के पास पैसे आ रहे हैं तो PSU से पैसे सरकार को मिल सकते हैं। तो ये रेवेन्यू जनरेशन का काम ये करने का फैसला सरकार ने किया है। ओके, संचालन कैसे होगा? ये कॉरपोरेशन है इसका, तो एक निदेशक मंडल होगा और उसमें केंद्र सरकार के सीनियर ऑफिसर होंगे, इसके अलावा विशेषज्ञ होंगे, तो वो सब ये काम करेंगे। इस कॉरपोरेशन का एक चेयरपर्सन होगा और कई डायरेक्टर नियुक्त किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार के लिए चुनी गई 12 महिला और ट्रांसजेंडर में कौन पड़ोसी देश से हैं? इनमें से कौन? आंसर होगा उपरोक्त सभी। भूमिका श्रेष्ठ, ओके, रिजवाना हसन, एई थिंजार मोंग। तो ये 3 है। भूमिका श्रेष्ठ जो है वो ट्रांसजेंडर खुद को कहती हैं और ये है नेपाल से।
रिजवाना हसन बांग्लादेश से हैं, महिला हैं। और ए थिंजार मोंग ये म्यांमार से हैं। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, पूरी लिस्ट है। ये किसके द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड? इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज ये अवार्ड। तो ये अवार्ड दिया जाता है अमेरिकी सरकार के द्वारा, वहाँ का जो विदेश मंत्रालय है वो ये अवार्ड देता है। तो ये रही भूमिका श्रेष्ठ, ये ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता है और नेपाल से हैं। और ये रही बांग्लादेश की रिजवाना हसन, ये पर्यावरण और एडवोकेट है, पर्यावरणविद हैं, एडवोकेट है। और ये रही बीच में ये ए थिंजार मोंग है, मानवाधिकार कार्यकर्ता म्यांमार से। और ये पुरस्कार अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन उनकी ओर से दिया जाएगा 14 मार्च को एक वर्चुअल सेरेमनी में। और ये अपने अलग अलग क्षेत्रों में कोई महिला या ट्रांसजेंडर अगर असाधारण साहस का दिखाती है, काम करती है, नेतृत्व करती है, तो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और बाकी जो लिस्ट है टोटल 12 की, वो भी आपको बताता हूँ। ये रही पूरी लिस्ट। ये अवार्ड चूँकि वैसे तो अमेरिकी सरकार के द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड, लेकिन बहुत पॉपुलर है पूरी दुनिया में, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सारे नाम और ये क्वेश्चन भी। तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबका नाम का, या फिर पीडीएफ है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पूरा नाम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिग यानी सुअर के हार्ट का ट्रांसप्लांट पाने वाले पहले व्यक्ति का निधन 8 मार्च 2022 को हो गया, तो उनका नाम बताएं। दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे? आंसर होगा डेविड बेनेट। ओके, नाम है डेविड बेनेट। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में, और ये बहुत बड़ी खबर है। ट्रांसप्लांट के 2 महीने तक वो जिंदा रहे और निधन के बावजूद भी इस ट्रांसप्लांट को एक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। डेविड बैटन ये हैं, इनका निधन हो गया, 57 ईयर के हैं। उनका हार्ट जो था अपना वो काम करना बंद कर दिया था, तो हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ 7 जनवरी को इस तरीके से। और ये सुअर के हार्ट को, ये उस वक्त ऑपरेशन के वक्त की तस्वीर है, तो सुअर के हार्ट को लगाया गया इनके बॉडी में, शरीर में। और ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको जीवित तौर पर ये हार्ट का ट्रांसप्लांट किया गया था। ओके, ट्रांसप्लांट होने के 2 महीने तक वो जीवित रहे, उनका इलाज चलता रहा, लेकिन आखिरकार उनका निधन हो गया 8 मार्च को यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड मेडिकल सेंटर में, अमेरिका में। ओके, कई महीने से वो बिस्तर पे थे, हार्ट और लंग वो काम करना बंद कर चुका था, तो उसके बाद ये सुअर के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया था इनके पास। ओके, हालांकि डॉक्टर ने इनके निधन को लेकर कोई वजह नहीं बताई है अभी तक। हालांकि ये बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि पशुओं के जो ऑर्गन हैं उनको अगर मनुष्यों में ट्रांसप्लांट किया जाता है, कोशिश तो सदियों से हो रही है, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं मिली थी अभी तक, क्योंकि ट्रांसप्लांट के कुछ ही घंटे के भीतर पेशेंट की मौत हो जाती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रिजेक्ट कर देता था पशु के ऑर्गन को। तो अब सवाल उठता है कि कैसे ट्रांसप्लांट किया गया सुअर के हार्ट का मनुष्य में, जब बॉडी का इम्यून सिस्टम बाहरी यानी किसी पशु के जो ऑर्गन है उसको रिजेक्ट करता था। तो इसके लिए सुअर के में जेनेटिकली कुछ मॉडिफाई किया गया। ओके, उसके जीन्स को एडिट किया गया, साइंटिस्ट ने जीन्स को एडिट किया। ओके, टोटल 10 जीन्स थे जिनको एडिट करके मॉडिफाई किया गया। ओके, और इसके अलावा 6 जो ह्यूमन जीन्स थे उसको डोनर सुअर में डाला गया। ओके, मतलब ह्यूमन का जो जीन्स है वो इसमें ट्रांसप्लांट किया गया, और इसमें जो 10 जीन्स हैं जो बॉडी उस जीन्स को देखते ही हमला कर देता है बॉडी का इम्यून सिस्टम, तो वो इसमें डाल दिया गया ताकि वो दोनों मिक्सअप हो सकें और बॉडी भी, ह्यूमन बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले। ये प्रक्रिया बहुत आसान नहीं थी। पहले तो भ्रूण में चेंजेस किए गए, फिर भ्रूण को सुअर के गर्भाशय में डाला गया, फिर उससे जो बच्चा हुआ पिग का, और फिर वो बड़ा हुआ और उसके हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया पेशेंट के हार्ट से। ओके,
अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा मार्च के दूसरे गुरुवार को या कहें बृहस्पतिवार को ये मनाया जाता है दिवस। और 2022 की थीम क्या थी इसकी? तो किडनी हेल्थ फॉर ऑल। ओके, अब एक बार बात करते हैं किडनी काम कैसे करता है। किडनी हमारे शरीर में फ्लूइड को बैलेंस रखता है, ब्लड में मौजूद जो वेस्ट है उसको पहचान कर यूरिन के जरिए बाहर निकालता है और ज़रूरत के मुताबिक विटामिन्स, मिनरल्स और हार्मोन को यूरिन में रिलीज नहीं होने देता है ताकि बॉडी से वो ज़रूरी चीज़ें बाहर न चली जाए। किडनी का मुख्य काम है ब्लड को साफ करना और गंदगी को यूरिन के जरिए बाहर निकालना। शरीर में मौजूद 8 लीटर ब्लड है, एक दिन में 20 से 25 बार किडनी से होकर जाता है एक दिन में। मतलब कि एक किडनी को 180 लीटर लिक्विड को रिफाइन करना पड़ता है, मतलब 24 घंटे वो काम करता ही रहता है। ब्लड में जो मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं आपके खाने पीने के साथ साथ लगातार बदलते रहते हैं। जब आपने कुछ मीठा खाया तो ब्लड का शुगर चेंज हो गया, इस तरह से नमक खाया तो सोडियम बढ़ गया। तो ऐसे में किडनी जो है वो परमानेंट उसको ड्यूटी करनी पड़ती है और वो एक फ़िल्टर के समान है, मतलब ऐसा फ़िल्टर जो वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के जरिए बाहर निकालता है। लेकिन जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह वगैरह इनको रोकता है, इनको रहने देता है बॉडी में। किडनी बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन के लेवल को कंट्रोल करता है, साथ में हार्मोन प्रोड्यूस भी करता है जैसे रेनिन जो कि बीपी को कंट्रोल करता है, इरिथ्रोपोटिन जो कि रेड ब्लड सेल्स को बनाने में काम करता है। इसके अलावा विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म भी किडनी के जरिए ही होता है, बोन के रीडेवलपमेंट में काम आता है। और अगर आपकी किडनी को लगता है कि शरीर में बहुत ज़्यादा वाटर है तो उसको यूरिन के माध्यम से रिमूव कर देता है। अगर शरीर में कम वाटर होता है तो किडनी ये समझ लेता है कि यूरिन को कम मात्रा में रिलीज करना है बाहर वाटर के रूप में, तो इस वजह से यूरिन पीला नज़र आने लगता है आपको। तो शरीर में पानी को कंट्रोल रखने के साथ साथ किडनी शरीर में फ्लूइड का लेवल भी स्टेबलाइज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी। बिना किडनी के हमारे शरीर में फ्लूइड कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और जब भी हम भोजन करते हैं तो ब्लड पर लोड बढ़ने लगेगा। तो इसलिए किडनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक किडनी दिवस है जो आपको जानना चाहिए था किडनी दिवस के पर ये सारी डिटेल। तो दोस्तों ये था टोटल करंट अफेयर्स आज का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अब मिलेंगे अगले वीडियो में यानी कल ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स साथ। और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया ज़रूर देख लेना, आपके बहुत काम आएगा।